नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस इंपॉर्टेंस वीडियो को पाने के लिए। तो जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर मैं खुद काम करता हूँ उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ और जो जो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि देखिए, आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपको कौन सा डेटा के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है वो ही मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल का मतलब आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, सीडीएसएल एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी अभी बन चुके हैं। क्योंकि अगर मार्केट में देखा जाए तो दो ही डिपोजिटरी फर्म है, एक सीडीएसएल है और दूसरा एनएसडीएल है। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही देखा जाए तो एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो इस फील्ड में काम कर रहा है। और देखा जाए तो सीडीएसएल को सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि सीडीएसएल अभी मार्केट में लिस्टिंग है और एनएसडीएल मार्केट में लिस्टिंग नहीं हो पाए क्योंकि सेबी के पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था, तो इसलिए सेबी ने उसका आईपीओ लेने से उनको रिजेक्ट कर दिया। तो कहा जा रहा है कि 2000 मतलब 25 के अंदर अंदर वो फिर से आईपीओ लेके आ सकते हैं। अभी आएगा कब वो तो अलग बात है, अभी जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो सीडीएसएल कोई छोटा मोटा कंपनी है, 14,000 करोड़ के आसपास है, जीरो डेप कंपनी है, आरओसी आरओई बेस्ड है और इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग छोटा मोटा है। तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है, इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन बहुत तगड़ा है और कंपनी के ईबिटा मार्जिन साथ ही साथ आरओसी 3 साल में 5 साल में और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी दिखा है। तो 5 साल में आरओसी कितना था वो भी देखना चाहिए। उसको आपको कहाँ पे दिखेगा, वहां पे दिखेगा। देखिए, लास्ट 5 साल नहीं, लास्ट 10 साल के डेटा में आपको दिखा दूं तो एवरेज में आपको सामने डिस्कस करूं तो 20% के आसपास आरओसी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, क्योंकि इतने दिनों तक कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करा के यहाँ तक लेके आए तो वो ऑब्वियसली देखने मतलब कंपनीज के परफॉर्मेंस को बेस्ट लेवल के हिसाब से देखा जाता है। तो कंपनी के जो कैश साइकिल्स जो मतलब कैश कन्वर्जेंस जो साइकिल्स है इसके बारे में बात करूं तो कंपनी के जो हाथ में पैसा आ रहा है बिजनेस करने के बाद वो 25 दिन लग रहा है। तो एक मंथ के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक खासियत तो देखने को मिलता है। तो ये टाइम पीरियड और भी कम हो जाएगा क्योंकि एक सेबी के नया रूल्स रेगुलेशन आया है कि अगर आप एक दिन के बाद मान के चलिए आज अपने शेयर को बाय किए और कल के दिन नेक्स्ट डे में अगर नेक्स्ट डे तक आपका होल्ड है तो मतलब इस ये जो फिगर आउट है ये आपका डीमैट अकाउंट में आपका शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। अभी सेबी के नया रूल्स के हिसाब से मान के चलिए आज के दिन अपने बाय किए और 1 घंटा 1 आवर से ज्यादा आपने होल्ड करके रखे, 1 घंटे के बाद आपका जो शेयर है वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसमें आप कहेंगे सर मेरा क्या लॉस होगा, ऑब्वियसली आपका ही कुछ लॉसेस होंगे क्योंकि 1% जब आप शेयर को बेचेंगे तो जो डीमैट अकाउंट में जो शेयर चला गया उसकी मतलब एक कमीशन आपको डीमैट अकाउंट को देना पड़ेगा। मतलब डीमैट आपके पास जिस डिपोजिटरी फार्म के पास है उसको देना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपका सीडीएसएल के पास डिपोजिटरी आपका फार्म है वो, तो उसको आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कितना फायदा मिलेगा सीडीएसएल और एनएसडीएल को आप एक बार सोचकर देख सकते हैं। तो कंपनीज की एज ए परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनीज के जो मतलब परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड ने जो सेबी का जो रूल्स आया था उस न्यूज का आने के बाद ही एक तगड़ा बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। और देखिए, इंस्टीट्यूशन के बाद एफआईएस के भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। इसका कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन को पहले से ही पता चल गया कि इस तरीके से सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। और देखिए, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है तो वो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब यहाँ पे करेक्शन हुआ इसी रेंज के अंदर में मैंने एंट्री लिया और एंट्री होने के बाद देखिए अगर मेरा टारगेट बनता है तो टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 1635 के आसपास। जो टारगेट रेशियो बन रहा है करीबन 29% के आसपास।
और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो स्विंग हाई है और लाइफ टाइम जो हाई है उसी के अंदर यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो जब किसी रेंज के अंदर अगर टारगेट बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव जरूर करेगा। देखिए आज नहीं तो कल वो टारगेट को अचीव करेगा, और इस टारगेट अगर 6 मंथ में भी मिले और तो भी मेरे लिए बेस्ट है, और अगर 1 साल में मिले तो भी ठीक है मेरे लिए, क्योंकि 29% कोई छोटा मोटा तो टारगेट नहीं है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड जो है वो एक, देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी B2B बिजनेस करने वाला अकेला कंपनी है, और वो भी ऑनलाइन में। चाहे इसका मतलब गेम चेंजर बिजनेस कंपनी करते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में कंपनी अकेला है जो B2B बिजनेस कर रहा है, और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और इंडिया का आप खुद ही जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है अबाउट सेक्शन में, इंडिया मार्ट द फास्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्रीज। तो इसका मतलब कितना बड़ा मार्केट प्लेस लेकर रखा है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि B2B होता क्या है। देखिए B2B का मतलब होते हैं बिजनेस टू बिजनेस, और एक चीज होता है B2C जिसका मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। तो मतलब किसी ने प्रोडक्ट बेचना चाहा और किसी ने खरीदारी किए तो इसको बोला जाता है B2C। और मान के चलिए मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, तो कोई बिजनेसमैन मुझे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मैं खुद बिजनेस करूंगा उस प्रोडक्ट को लेकर, तो इसको कहा जाता है B2B बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से काम करने वाला अकेला कंपनी है। तो इसमें हाई स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 17,000 करोड़ के आसपास है। कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं और कर्जा एकदम जीरो है, और कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग्स भी ठीक है। ROC ROE तो पेस्ट लेवल में देखने को मिला, और पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, तो इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अलग लेवल में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किए। कंपनी के देखिए सेल्स के बारे में बात करूं तो 2020 में जो 150 करोड़ का सेल था वो 2021 में बढ़ के हो चुके हैं 180 करोड़, 2022 में हो चुके 213 करोड़, और 2023 में हो चुके हैं 270 करोड़ के आसपास। तो हर साल के हर क्वार्टर्स में कंपनी क्या किए, खुद का जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज करते चले गए। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कंपनी अलग लेवल का खुद को, अलग लेवल से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया। और अभी एक चीज मैं और भी आपके साथ शेयर करूं कि कंपनी जो सेल्स किए उसके बाद कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में देखा जाए तो उससे भी ज्यादा कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम कंपनी अच्छा खासा सबसे ज्यादा कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। और इस प्रॉफिट के मामले में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, इस प्रॉफिट में कंपनी अच्छा खासा खुद को लेवल्स को मेंटेन्स भी किए। और एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, कंपनी की जो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उसके बाद FSDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी की जो मतलब देखा जाए तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करते तो कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए लगातार बढ़ते चले गए। एक टाइम कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में था और आज वो नेगेटिव रिजर्व को पॉजिटिव में वो कन्वर्ट किए, और कर्जा एकदम ना के बराबर है, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया। अभी इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली इसके ऊपर सेल ऑफ किया था, और जुलाई मंथ में इसके ऊपर बाई किया गया, और अगस्त मंथ में फिर से कुछ क्वांटिटी बेचा गया। और एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर पैटर्न्स के हिसाब से दिखा दूं तो DS के पास भी होल्डिंग्स है, FS के पास भी होल्डिंग्स है, और मजेदार बात यही है कि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स था इनमें से प्रोमोटर के पास जो लॉक था 38% के आसपास, वो लॉक पूरे के पूरे हट चुके हैं। अभी एकदम 0% के आसपास प्लेजिंग और 0% के आसपास लॉक्ड भी है। इसका मतलब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए जरूर। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट भी हुए थे, और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ। और जब यहाँ पे रिवर्सल करके टारगेट होने से पहले यहाँ से रिवर्सल करके यहाँ तक आया था, और मैंने फिर से आपको यहाँ पे भी वीडियो बनाकर शेयर किया था कि फिर से आपको एक री अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। जब इस तरीके से री अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तो उसको भी आपको फायदा उठाना चाहिए। देखिए फायदा उठाना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से फायदा उठाइए। अगर मैं यहाँ पे एंटी नहीं ले पाते तो मैं फिर से यहाँ पे एंटी जरूर लेता। तो टारगेट तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा
क्योंकि एक बड़ा एंट्री लेवल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इस रेंज को अगर कवर करे तो एक बड़ा एंट्री मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक एक पॉपुलर बैंक है और मेरे हिसाब से इस बैंक के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस बैंक की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो बैंक एकदम ना के बराबर सिचुएशन में क्रिएट हो चुके थे, बैंक बैंक बंद होने का मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गया था, तो उस बैंक आज धीरे धीरे करके फिर से खड़ा हो रहा है। यही चीज थोड़ा सा हटके लगा, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जब चेंज किया गया तो राणा कपूर जी इसका जो मैनेजमेंट में थे, तो उनको जब चेंज किया गया तब इस कंपनी के ऊपर हालत फिर से खड़ा होना मतलब फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो चुके हैं। प्रोमोटर के पास जीरो होल्डिंग्स है, प्रोमोटर ने खुद माल को बेचकर भाग गया। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इसका जो प्रोमोटर है अगर मैं ईयरली दिखा तो 2017 तक इसका प्रोमोटर अच्छा खासा है, अच्छा खासा था। 2017-2018 इस टाइम इस बैंक अच्छा खासा लेवल में था और टॉप लेवल में था। उसके बाद देखिए प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया और कोविड के टाइम के बाद इस कंपनी का हालत एकदम बर्बाद हो चुके थे। मतलब 400 के ऊपर चलने वाला कंपनी 40 रुपीज के नीचे चल रहा था। तो इसका मतलब कंपनी 40 नहीं, कंपनी को और भी नीचे देखने को मिला था, तो 10 रुपए का नीचे देखने को मिला था। तो सोचिए 400 का शेयर 10 में चलना तो कितना बड़ा बिग क्रैश है। और इस कंपनी को एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बचाया, क्योंकि इसके जो इन्वेस्टर है, अभी देखिए जो एफडीएस है उसके बारे में बात करो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब होल्डिंग उठाया? देखिए कोविड के टाइम में, जिस टाइम में प्रोमोटर माल बेच दिया, जब बैंक का हालत खराब हो गया, गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए 50% के आसपास एसबीआई ने अकेला होल्डिंग उठाया। और एसबीआई देखिए धीरे धीरे करके स्टेक को बेच रहा है, क्योंकि उसको जो होल्डिंग्स है वो पहले तो उठाया गया और उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट भी मिला है, क्योंकि सस्ते दामों में उसको शेयर मिला था। अभी धीरे धीरे करके अभी देखिए देखा जाए तो वो लॉसेस में ही बेच रहा है, क्योंकि जिस सिचुएशन में उन्होंने बाय किए थे 2020 में, मैं आपका चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा 2020 का, तब चार्ट पैटर्न जिस लेवल में था, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। 2020 का अगर डेटा दिखा दूं मैं, अगर 5 साल में चला जाता हूँ तो देखिए 2020 में इसका प्राइस था करीबन 19 रुपीज के आसपास। तो आज कितना है? आज देखा जाए तो 18 रुपीज के आसपास। इसका मतलब सेम टू सेम लेवल में पहुंच चुके हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल में पहुंच चुके हैं, जिस लेवल में कंपनी का प्राइस देखने को मिला। देखिए एक टाइम कंपनी का कहाँ पे था? 250 के आसपास। और मैं लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आप देखेंगे कंपनी का प्राइस देखिए 400 के आसपास था, 400 के आसपास था। और वहां से एक बिग क्रैश देखने को मिला। जिस तरीके से कंपनी में शानदार ग्रोथ हुआ था, उसी तरीके से बिग क्रैश देखने को मिला। तो मुझे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म के इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आज पेनी स्टॉक है, क्या फिर से कंपनी खड़ा हो सकते हैं? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज कहूँ कि मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता हूँ। मैं जब जब स्विंग ट्रेडिंग बनता है तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री जरूर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे बना उसको दिखाने से पहले दो चीज आपको जरूर देखना है। कंपनी सही में क्या प्रॉफिटेबिलिटी में मतलब प्रॉफिट कर रहा है? देखिए कंपनी के जो सेल्स है वो पिछले बार के तुलना से इस बार सेल्स ज्यादा हुआ, इंटरेस्ट को मेंटेन मतलब पेमेंट्स किए और एक्सपेंस को भी पेमेंट्स किए, टैक्सेशन दिया, सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया पिछले सालों की तुलना से ज्यादा, पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो एक प्लस पॉइंट है। दूसरी प्लस पॉइंट है कंपनी के ऊपर एनपीए बहुत ज्यादा था, 5-5.5% के आसपास, जो एनपीए घट के हो चुके 1%। जितना एनपीए कम होगा, जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि अगर एनपीए ज्यादा है तो कंपनी खुद को खड़ा नहीं हो पाएंगे, खुद को खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। तो धीरे धीरे करके कंपनी खुद को रिप्रेजेंट अलग लेवल्स में कर रहा है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर कंपनी के ऊपर एंटी कहाँ पे बन सकते हैं? देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न, सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का पैटर्न बना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे कंफर्मेशन और उसके बाद एक मतलब ब्रेकआउट और कंफर्मेशन में मुझे चाहिए। अगर ब्रेकआउट होकर कंफर्मेशन मिले तो 22% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो उस टारगेट के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर इसी चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो शानदार तरीके से इस पैटर्न को क्रिएट हुआ है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं इस मौके का जरूर फायदा उठाऊंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है गुजरात गुजरात थीम्स लिमिटेड है। इस कंपनी गुजरात बेसिस कंपनी है और इस कंपनी के सेक्टर वाइज देखा दूं तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी ने एक अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। हर मतलब इसका जो फेस वैल्यू 5 रुपया था वो अभी 1 रुपया होने वाले हैं। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी को 5 शेयर देने वाले हैं। तो जिसके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बहुत
ज्यादा शेयर मिलने वाले हैं, तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना। आप स्प्लिट एंड बोनस के चक्कर में ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको लॉसेस होने का चांसेस हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।